ओके जी, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हमारे होटल के ऊपर कि मुझे क्या करना है भाई, होटल ओपन करना है, राइट। होटल के लिए आपको किस तरीके की प्लानिंग करनी होगी, कितना आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन में आपको वो पैसा डिडक्ट होने के लिए दिया जाएगा कि हाँ इतना जो खर्चा हुआ है ना आपको इतने साल तक आप माइनस कर सकते हो, इतने साल तक आप उसको कवर कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना सेट ऑफ किया है। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में, होटल के बारे में, क्योंकि हॉस्पिटल तो हो गया। चलो, तो होटल को भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि सेक्शन 80 आईडी है, आई क्या कहां पर आता है, 9 नंबर पे आता है, होटल कहां पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, 8 9 कुछ ताल्लुकात ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो होटल के मैंने कहा कि भाई मैंने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने होटल बनाया है, बनाने के लिए स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2023 को, दिखाई दे रहा है, हाँ जी 1 अप्रैल 2023 को मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, और 31 मार्च 2024 को मेरे को क्या करना है, अगर होटल कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम मुझे क्या करना है, टैक्स पेमेंट करनी है या नहीं करनी, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो होटल है बनकर तैयार हो गया भाई 31 दिसंबर को, कहते हैं वाह जी वाह कितनी बढ़िया स्पीड थी, अब इन 3 महीनों के अंदर तुमने जितना कमाया उनके ऊपर आप टैक्स दो, कहते रुको आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि होटल बनाने में, होटल को सेट करने में जितना भी एक्सपेंसेस आया है उसकी आपको 100% डिडक्शन एग्जम्पशन मिलती है, कहते हो ओ एग्जम्पशन, दैट मीन्स मैम आपको जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती रहेगी ना, बनती रहेगी, इवन मैं कहूंगी टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर कैलकुलेट की है, आपने आपकी प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया, उस प्रॉफिट में से ये जो खर्चा है ना आप माइनस करते रहना करते रहना करते रहना जब तक ये क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। कहते अच्छा मैम ऐसे तो क्या पता काफी सालों तक हो ही ना, बट भाई ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये फिक्स है, ये आप लगातार 10 सालों तक ही क्या कर सकते हो, अपने खर्चों को माइनस कर सकते हो, लगातार 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक आप उसको माइनस कर सकते हो। देखो वैसे ना जो अभी फिलहाल जो प्रोविजंस आए हैं ना फरवरी के अंदर जो बजट आपका पास हुआ है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। किसी बुक के अंदर आपको 5 ईयर मिलेंगे, किसी बुक के आपके अंदर 10 ईयर मिलेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको भी ना हो, राइट, इवन क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो जो अभी फिलहाल जो सिनारियो आया वो आपके एग्जाम में अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो सेशन कौन सा चल रहा है, पॉइंट बी नोटेड 2024-25 चल रहा है, 25-26 का सेशन के टैक्स के प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, कीप इन योर माइंड, राइट। सो यहाँ पे आपके किसी बुक के अंदर 5 ईयर मिल सकते हैं, किसी बुक के अंदर 10 ईयर मिल सकते हैं, सो जैसे भी आपका हो तो आपको उसको आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं 10 ईयर के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि 2025 24-25 का सिनारियो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो खर्चा है वो आपको 10 लगातार सालों तक आपको मिलता रहेगा, पर ध्यान रखना अगर आपका खर्चा 10वें साल तक भी अगर पूरा नहीं हुआ, मींस की जो खर्चा हुआ है आखिरी का 10वां साल आ गया, अब उस साल भी आपको ये हो रहा है कि मेरी इतनी इनकम तो हुई नहीं और जिससे मेरा सारा का सारा खर्चा माइनस हो जाए, फिर भी खर्चा बच जाता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करने का मौका नहीं दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड का मौका नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि जो अब 10 साल तक है, ठीक है, अब यहाँ पर इसके 10 साल कितने बनेंगे, 2034 होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं एट द एंड जब मेरा 31/3/2034 आएगा, ठीक है, वो उस साल की इनकम जितनी भी होगी ना उसमें से वो मेरा आखिरी साल होगा कि जितना भी मेरा खर्चा रहता है ना उसको मैं माइनस कर लूँ। मैं 2 केस लेके चलती हूँ, एक में तो खर्चा मेरा कम रहता हो, एक में खर्चा मेरा ज्यादा रहता हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो इनकम हुई है ना इस साल 2033-34 के अंदर मेरी 40 लाख रुपए हुई है, एक साइड में लेके चल रही हूँ, मेरा खर्चा अभी बाकी रहता है जस्ट ओनली 25,000 कि ये बकाया रहता है कि जिसको मेरे को इसकी एग्जम्पशन लेनी है। एक तरफ है मेरे पास 50 लाख, तो मेरी क्या प्रोसेस रहती है कि मैं 40 लाख में से 25 लाख को माइनस करूं, जो बाकी के बच गए 15 लाख रुपए, इसके ऊपर मैं क्या कर दूं, टैक्स पे कर दूं। कहते हैं हाँ जी सर, आपके सारे खत्म हो गया, जितने भी आपकी जो खर्चा था ना आपने सबकी क्लेम ले लिया है, ठीक है, अभी तक आप कोई भी टैक्स नहीं देते आए थे, इस साल भी आपने केवल 15 लाख के ऊपर टैक्स दिया है। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल दिया। अब यहाँ पर देखो आपने 50 लाख रुपए खर्चा रहता है, कहते हैं हाँ जी। अब ये 40 लाख रुपीज आपकी इनकम है, प्रॉफिट है, और 50 लाख को अगर मैं माइनस करूं, कहते हैं रुको हम आपको पूरा 50 का नहीं दे सकते, और जो बच गया हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस साल का तो कोई टैक्स बनेगा ही नहीं क्योंकि माइनस में आ रहा है आंसर, और ये जो बाकी की जो बचे 10 लाख है ना ये आपको खुद ही बियर, इनका जो कॉस्ट है खुद बियर करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है।
तभी बोला है कॉन्जिक्यूटिव ईयर का मतलब क्या होता है, लगातार। यहाँ मैं पहले ही बोल दिया मैंने आपको 10 या 5, आप में जैसे भी लिखा हो आपकी बुक के अंदर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि 100% एग्जामिशंस मिलेगी। आपका जो होटल होना चाहिए स्पेसिफिक टूरिस्ट लोकेशंस पे होना चाहिए, कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो बिजनेस है 2 स्टार से लेकर 4 स्टार की रेटिंग के बीच में होना चाहिए। उन्हीं को ये 100% डिडक्शंस का क्राइटेरिया या फिर मैं कहूँ कि अंडर सेक्शन 80ID का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर अप्लाई होगा। कहते ओके, टाइम पीरियड आ गया समझ में, ठीक है। कंडीशंस क्या है कि होटल मस्ट बी आपका नया होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी पुराना होटल को आपने क्या कर दिया, रिनोवेशन करने के लिए आप कह रहे हो कि हाँ जी मुझे रिनोवेशन करनी है, रिस्ट्रक्चर करना है, इसकी जो रिपेयरमेंट करनी है उसके लिए डिडक्शन दे दो। अरे नहीं नहीं, सब नया होना चाहिए। एग्जिस्टिंग होटल की आपको क्वालिफाई नहीं करनी है, उसको रीबिल्ड नहीं करने का, रीबिल्ड करोगे तो उसका जो खर्चा है वो माइनस करने के लिए आपको अलाउड ही नहीं है। अच्छा, द होटल मस्ट बी लोकेटेड इन द नोटिफाइड टूरिस्ट एरिया टू बी क्वालिफाई। मींस की गवर्नमेंट के द्वारा एक एरिया डिस्क्राइब है कि अगर आप इस एरिया के अंदर अपना बिजनेस सेट करते हैं, ठीक है, होटल बनाते हैं, तो हम आपको ये डिडक्शन देंगे। क्योंकि देखो टूरिस्ट एरिया के बारे में बात की जा रही है, देखो बाहर से लोग आएंगे आपकी होटल में रहेंगे, आपको इनकम होगी, राइट। अब मैं कहूँ कि जैसे ताजमहल है, इंडिया गेट है, आगरा है, इन जैसे जो मेन जैसे कि अयोध्या हो गया है, ठीक है, और जितने भी जैसे टूरिस्ट एरिया हैं अब जो फिलहाल बनने हुए हैं, उनके आसपास आपको होटल ओपन करने का पूरा आपको परमिशन या फिर पूरी मतलब टर्म कंडीशंस फॉलो आपको करनी पड़ेगी जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। होटल क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट ने। स्टार रेटिंग जो हम कहते हैं ना कि 2 स्टार से लेके 4 स्टार के बारे में बात की जा रही है, वो रेटिंग गवर्नमेंट के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। समझ में आया। ये जो है होटल की जो आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पशंस दी जा रही है, 100% जो आपको एग्जाम्पशंस दी जा रही है वो रिवोक भी हो सकती है अगर आपने अपने ऑपरेशंस को सीज किया तो, बंद किया तो, ठीक है। ओनली प्रॉफिट फ्रॉम द एलिजिबल होटल कैन बी क्लेम द डिडक्शंस। केवल एलिजिबल होटल ही डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटी मोटी कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे थर्ड आपकी टैक्स प्लानिंग भी हो गई है जो कि हमारी होटल्स के रिगार्डिंग थी, कहते हैं हाँ जी। नेक्स्ट अगर बारे में बात की जाए कि मेरा भाई माइंड में चल रहा है कि मैं पावर जनरेशन का काम करूं, मींस कि मुझे पावर को जनरेट करना है। और आपको याद हो तो हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी किया था कि जब हम पावर जनरेशन का जो बिजनेस करते हैं, एक तो नॉर्मल बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांटेशन वाला, एक होता है पावर जनरेशन करने का। वो अगर मैं उन चीजों का बिजनेस कर रही हूँ ना, मैं उन चीजों का बिजनेस करने की सोच भी रही हूँ, तो मुझे फायदा पता है क्या दिया जाएगा, आपको जो डेप्रिसिएशन होते हैं ना, आपकी एसेट्स डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या है कि डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे मैं किसी चीज को यूज करते जा रही हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे मेरी गाड़ी है, मैं उसको डे बाय डे यूज करती जा रही हूँ, तो मैं यूज कर रही हूँ, फर्स्ट डे उसकी वैल्यू कुछ और थी और मैं 3 साल बाद आज देखूँ तो उसकी वैल्यू कुछ और ही होगी। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो क्यों होगी, क्योंकि देखो मैंने उसको इतना दौड़ाया है, ठीक है, इतने उसके टायर भी घिस गए होंगे, राइट। इवन हर चीज के अंदर इंजन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, उनके गेयर बक्सा जो होता है, ठीक है, क्लच हो गए, इन सब के ऊपर फर्क पड़ेगा क्योंकि सभी चीजें घिसती है ना भाई, कहते हैं ना वियर एंड टियर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना। जो ड्रेस आप आज लेके आए हो शादी की डालने के लिए, वही ड्रेस आप 2-3 साल बाद देखेंगे, क्या उसकी वही लुक होगी जो आप 2-3 साल बाद देखेंगे? डेफिनेटली नहीं होगी। तो या इसे बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन, कि आपकी जो आपकी एसेट्स की वैल्यू है ना, ओवर द टाइम पीरियड क्या हो रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। और उस डेप्रिसिएशन को काटने का मीन्स कहते हैं ना कि कितने परसेंट डेप्रिशिएट कर रही है, ठीक है, वो कितने परसेंट, नॉर्मली जितना भी आपका परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूँ 10% है, सभी के ऊपर अप्लाई है। अगर आप पावर जनरेशन का बिजनेस करते हैं ना, 10% तो मिलेगा ही सेक्शन 32 के अंदर, बट अंडर सेक्शन 32 आई थिंक 32(1) डबल ए, लेट मी क्रॉस चेक, हाँ 1 सेकेंड ए है, ओके 1 सेकेंड ए था, मेरे को लगा डबल ए, 1 सब क्लोज ए। इसके अंदर ये बोला गया है कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, कितना 20%। ओह माय गॉड, मीन्स कि अगर मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसके पास भी मशीनरी है 10 लाख रुपए की, और दूसरा है मिस्टर वाई, उसके पास भी मशीनरी है, वाई है, उसके पास भी मशीनरी है 10 लाख रुपए की। ये सिंपल बिजनेस कर रहा है, ये पावर जनरेशन वाला काम कर रहा है,
इसको 10% डेप्रिशिएट होने के लिए बोलेगा। मींस की डेप्रिशिएट का मतलब क्या है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये खर्चा दिखा सकते हो, क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। और जितना खर्चा आप डेबिट करेंगे उसके हिसाब से आपकी इनकम भी क्या होती चली जाएगी बच्चों, कम होती चली जाएगी। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी अमाउंट कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, इसकी अमाउंट तो भाई 1 लाख रुपए ही खर्चा दिखा रहे हैं, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख से ही डेबिट होगा। कहते हैं अच्छा, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 30% डेप्रिशिएट करेगा, मतलब कि ये अपनी इनकम, ये अपने डेप्रिशिएट की अमाउंट 3 लाख रुपए दिखाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा जितना अमाउंट यहाँ पे डेप्रिशिएट होगा उतनी इनकम गिरेगी। अब यहाँ पे इनकम ज्यादा गिरेगी, यहाँ पे इनकम ज्यादा गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, क्योंकि जितना अमाउंट मैं माइनस करूंगी उतनी, फॉर एग्जाम्पल मेरी मान लीजिए इनकम 5 लाख है, यहाँ से माइनस किया तो 4 लाख इनकम रहेगी, यहाँ से माइनस किया तो 2 लाख इनकम रहेगी। करो टैक्स को कैलकुलेट, सेम रेट मान लो 5%, 7%, 8%, 10%, 30%, कुछ भी मान लो, तो इसका टैक्स कम निकलेगा, इसका टैक्स ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि आपको सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है पावर जनरेशन वाले अगर आप बिजनेस करते हैं तो। ठीक है, समझ में आया। और हाँ, आपने कोई लैंड खरीदी है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई गुडविल खरीदी है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का वेयर एंड टियर का डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं है, चाहे आपको ऐसा भी बिजनेस है। कीप इन माइंड, डेप्रिसिएशन बच्चों आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन मेथड होता है। आई थिंक एमकॉम के अंदर आ गए तो आपको ये पता होगा, बट फिर भी मैंने आपके नोट्स में ऐड कर दिया है कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है कि हर साल आपको क्या है, एवरी ईयर आपकी सेम वैल्यू से क्या हो, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब 1 लाख रुपए कॉस्ट है, मैंने कहा 5 साल चलेगी, तो यहाँ पे 20,000 हर साल माइनस करेंगे। और रिटर्न डाउन क्या है कि जैसे जैसे पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू आ रही है वैसे वैसे मैं उन चीजों को एसेट्स उसकी वैल्यू में कट करती जाऊँ। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशंस ऑफ द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट शैल बी अलाउड नॉर्मली। अब वही बात हो जाती है ना, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर तो क्या है 10% डेप्रिसिएशन है भाई, और उसके अंदर ये भी कंडीशन है कि आपको केवल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही अप्लाई करना है। कहते हैं अच्छा मैम, जिनको 20% का क्राइटेरिया मिलता है उनके पास ये बहुत, मतलब कि पावर जनरेशन के पास ये बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉइंट है कि वो SLM भी यूज कर सकते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने +1 क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया है, अगर मैं इस वाले मेथड को यूज करती हूँ तो इससे मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, इससे नहीं होगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने, इसके अंदर पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि सेम नेचर की जितनी भी एसेट्स हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास सारी की सारी मशीनरी है, ठीक है, वो सारी की सारी मशीनरी, अब देखो यहाँ पर ना कहाँ गया, आई थिंक हाँ नीचे आएगा वो, मेरे पास सारी की सारी जैसे मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सारी मशीनरी है भाई, इनका सबका नेचर सेम है, तो मैं क्या करूँ, इन सबकी वैल्यू को मैं एक साथ ऐड कर दूं। कहते हैं अच्छा, सबकी वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए, अब इनके ऊपर एक साथ ही 10% लगा दूं। एक तो मैं एक एक के ऊपर लगाऊं, कितनी मुश्किल वाली काम हो जाएगी। अब मैं सबको ऐड कर दिया, 10% लगे, तो उसे बोला जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इसकी सेम नेचर की आइटम्स को हम एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, देन उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई करते हैं। ए पावर जनरेशन यूनिट शैल हैव ऑप्शन, ध्यान से सुनो, पावर जनरेशन जो यूनिट्स होती है ना, जो इस तरीके के बिजनेस में जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि वो दोनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली वो SLM मेथड यूज करते हैं क्योंकि इनके ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा हमें मिलता है, उतना ज्यादा हमें इनकम भी कम नजर आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम सारे सबसे पहले सभी ब्लॉक ऑफ एसेट्स को हम ऐड कर लेंगे। अगर कोई हमने ब्लॉक एसेट्स, फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड ब्लॉक ऑफ एसेट्स मैंने बेच दिया, मशीनरी बेच दी है, तो उसको माइनस कर देंगे, अगर कोई मैंने खरीदी है तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, एडिशनल जो डेप्रिसिएशन किसे मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन उसे मिलेगा जो प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेकर आ रही है, और वो भी किस पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और जनरेटिंग करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कितने, ओ मैम यही तो बता रही थी पावर जनरेशन वाला, यस समझ में आ रहा है, फैक्ट्री पर्पस नॉट द ऑफिशियल पर्पस। दे शुड हैव परचेज द न्यू प्लांट एंड मशीनरी, नई खरीदनी है तभी 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कभी सोच रहे हो कि यहाँ पुरानी वाली खरीद रहे हैं, मतलब कि आप एक बात ध्यान कर रहे हैं, इतनी सारी मैंने आप बातें बताई हैं, स्टार्टिंग से लेकर मैंने टी कॉफी एंड रबर वाला समझाया, मैंने हॉस्पिटल का करवाया, मैंने होटल का करवाया, अब फिलहाल हम इसका भी कर रहे हैं। तो आपने सब में एक बात देखी है, सब में चीजें नई हैं, नया बिजनेस है,
नए इक्विपमेंट है, नया बिल्डिंग है, नई कंस्ट्रक्शन है, सब नया है, पुराना रिनोवेशन तो अलाउड ही नहीं है। गॉट इट? ओके। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ओनली इन द ईयर इन विच एसेट्स हैज बीन पुट टू यूज। मतलब कि जिस साल हमने एसेट्स को यूज करना शुरू किया है उस साल, ठीक है, मतलब कि हमने रेडी कर दिया है कि हाँ अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमने एक्चुअल में यूज किया नहीं किया, वो अलग बात है, बट रेडी कर दिया कि हाँ इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं जैसे मुझे प्रिंट निकालना होता है, तो मेरे पास प्रिंटर नहीं था, फिर मैंने क्या किया, प्रिंटर लेके आई मैं, ठीक है। प्रिंटर बॉक्स में रखा है, तो क्या उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा मुझे? कहते नहीं मिलेगा। प्रिंटर को मैंने ओपन किया, मैंने कनेक्शन जोड़ दिया मेरे पीसी के साथ, ठीक है, और इवन मैंने उसमें से प्रिंट नहीं निकाला, बट मैंने कनेक्शन जोड़ दिया है, रेडी टू यूज है, उसे बोलेंगे पुट टू यूज, तो मुझे डेप्रिसिएशन का क्लेम मिल जाएगा। अदरवाइज वो बॉक्स में पैक है ना, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा भाई, वो एज इट इज रखा हुआ है, सुंदर लग रहा है, दैट्स इट, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जिस साल हम पुट टू यूज करेंगे उस साल आपको 20% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अलाउड ओनली वंस, साल में एक बार मिलेगा, जिस साल आपने खरीदा है, ठीक है, और उस जिस साल आपने परचेज किया है, जिस साल में परचेज किया है और साथ में पुट टू यूज उसी साल है, तो उसी साल आपको सारा का सारा डेप्रिसिएशन 20% मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने खरीदा 2024 में है, यूज आपने 2025 में किया, तो 2025 में आपको 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा, मींस जिस साल आपने पुट टू यूज किया। क्या कंडीशन समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आई थिंक समझ में आ रही होगी। फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूं, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे जाना और यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर लिखना, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। बहुत ज्यादा इन डेप्थ में समझाया हूँ मैंने, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगी, है ना। तो ये चीजें मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इवन आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, राइट। तो चलो ये वाला चैप्टर नजर आ रहा है, 43 मिनट्स के अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन की थी, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इवन मैंने सारे इनकम टैक्स का मोस्ट ऑफ सिलेबस करवाया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके जी। नेक्स्ट जाते हैं टैक्स प्लानिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बिजनेस सेक्शन 80IA। हम कहना क्या चाह रहा है बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, किस चीज के लिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की देखो वैसे ना डेफिनेशन ना बहुत वाइड है अगर मैं आपको बताऊं, बट जनरली अगर बोला जाए एग्जांपल ये आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर एंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अर्बन एंड रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनकी एक प्लेलिस्ट है, मतलब जो मैंने अभी आपके सामने शेयर की है, ये एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इशू कर रखी है, तो वही मैंने आपको दिखा दी कि रोड हाईवे हो गया, ठीक है, ब्रिज हो बना रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बना रहे हो, पावर प्लांट के थ्रू थर्मल प्लांट है, ठीक है, ये आप डैम बना रहे हो, वाटर सप्लाई सिस्टम कर रहे हो, इरिगेशन कैनाल है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आते हैं। अगर आप अपना बिजनेस इन जैसे बिजनेस में करना चाह रहे हैं, कहते हैं अच्छा तो क्या होगा, इन जैसे बिजनेस में करना चाह रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कहते ओ, तो सुनो कौन सी डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गई कि ये अगर बिजनेस हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ये सभी लिस्ट में जितनी भी है तो आपको मिल सकता है, यही लिस्ट आपको सबसे पहले है एलिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, डिडक्शन कैसे मिलेगी? 100% की क्वांटम ऑफ द डिडक्शन, मैम कितनी क्वांटिटी में डिडक्शन मिलेगी? 100% मिलेगी। प्रॉफिट जहां से आप ड्राइव करेंगे ना उसमें से आप माइनस कर देना अपने जितने खर्च हुए। कहते अच्छा कितने साल तक? 10 लगातार। वही ये जो ईयर्स हैं वो आप अपनी बुक से मैच कर लेना, वही एज इट इज मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि हम 2024-25 का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, 25-26 का नहीं पढ़ रहे, जो अभी हमारी नई बजट आई है। तो प्लीज इस चीज को कीप इन माइंड, ये ईयर हर बार चेंज होते रहते हैं, बाकी चीजें सेम रहती हैं, तो जैसे जैसे आगे ईयर में देखेंगे बच्चे तो सबको मैं इंटीमेशन दे रही हूँ पहले, तो इसको आप चेंज कर लेना पहले, ठीक है। तो 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर विद इन द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑपरेशन। मैम कहना क्या चाह रहा है, अभी तो 10 बोल रहा है, अभी 20 बोल रहा है। सुनो, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है बच्चों, मेरा बिजनेस बनकर तैयार हो गया सेम एज इट इज, जैसे कि 1 अप्रैल 2023 को मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा था, फिर काम किया, फिर 3/3/2024 को मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, ऑपरेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब 31 दिन, हाँ। अब आने वाले कोई भी 20 साल में
ध्यान से सुना, कोई भी 20 साल, कोई भी मीन्स कि आने वाले कोई भी 20, मतलब कितना हो गया 34 और 44, 2044 तक के बीच में आप कभी भी मान लो आपने सोचा ना कि नहीं अभी नहीं लेते, 2024 से नहीं लेते, नहीं नहीं अब 2025 से भी नहीं लेते, अरे नहीं नहीं 26 से भी नहीं लेते, आपका जब मन करे ना तब उठा लो। बट ध्यान रखना इस बात का, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने 2026 में मैंने सोचा कि चल अब की बार ना क्लेम ले लेते हैं, अब की बार ना हमारी इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा बनेगा, अब जितना भी हमारा खर्चा हुआ था ना पीछे उसको क्लेम ले लेते हैं। कहते अच्छा, जिस दिन आपने शुरू कर दिया ना, जिस दिन आपने शुरू कर दिया उसके बाद आपको लगातार 10 सालों तक आपको खर्चा माइनस करने के लिए बोला जाएगा, मीन्स की 2036 तक। समझ में आ रही बात? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। अगर 5 ईयर है तो 5 ईयर के हिसाब से कर लेना, ठीक है, 2031 तक। ओके, कंडीशन फॉर द क्लेमिंग द डिडक्शंस क्या होगी कि वही बात सेम एज इट इज कि भाई आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है ना, जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पुराना को आप रिनोवेट कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपका हर चीज क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होना चाहिए। The deductions apply to the new undertaking or the enterprises not formed by the splitting or the reconstructing the existing business। आप अपने existing business को restructure करने के लिए नहीं करने वाले, no, this is not allowed, right? Ownership and the operation, the taxpayer must own the infrastructure facilities and have the aggregate with the government, agreement with the government or a statutory body। कहने का मतलब क्या है कि जो पर्सन है ना जिसने खर्चा किया था वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। दूसरा, उस पर्सन का क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट के साथ कि हाँ जी, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ जी देखो हमने इस तरीके के प्रोजेक्ट में किया है उनकी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ना हर चीज के लिए ना एक रूल रेगुलेशन बनाई हुई है कि आप ये काम ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, मीन्स की एक बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो इस तरीके के आपको गवर्नमेंट के साथ एक क्या होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। कमेंसमेंट पीरियड होना चाहिए, मीन्स कि जिस जो प्रोजेक्ट मस्ट बी बिगिन, आपका प्रोजेक्ट जरूरी है कि आपने अगर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किया टेली कम्युनिकेशन का, तो वो सर्विस देनी शुरू हो जानी चाहिए भाई, तभी डिडक्शन मिलेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्पेसिफाइड डेट की इतने टाइम, जैसे कि होता है ना कि इतने टाइम तक आपने घर बना लिया, आपने लोन लिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी ATEEA की, याद है? नहीं है तो अभी फिर भी इस चैप्टर में करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल की फॉर्म ऑफ द बिजनेस में है ना, फर्स्ट पॉइंट ही हमारा इंडिविजुअल का है, ठीक है। अच्छा, क्या इस बिजनेस को ऑडिट करवाने की जरूरत है? मैम ऑडिट का मतलब क्या होता है? अरे अभी तो बताया था बच्चों की ऑडिट का मतलब होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है, चेक करना है। गॉट इट? चेक करना है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो आप गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इवन इकोनॉमिक के अंदर भी ग्रोथ लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन 80IA है बहुत ज्यादा डिडक्शन देता है, और इवन गवर्नमेंट इस तरीके के कामों में भी प्रमोट ज्यादा करता है कि हाँ जी आप इस तरीके का काम करो, क्योंकि ये सारी सारी चीजें ना हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम रोड्स का यूज करते हैं, हम हाईवेज का यूज करते हैं, हम एक्सप्रेसवे का यूज करते हैं, हम ब्रिज का यूज करते हैं, फ्लाईओवर का यूज करते हैं, हम रेलवे का यूज करते हैं, मेट्रो सिस्टम का। अब देखो दिल्ली के अंदर तो क्या होता है, इवन आप बहादुरगढ़ सिटी से जाएंगे आगे, आपको इवन ट्रेन इंदरलोक से आगे आगे चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, बट आपको सर्विसेज दी गई है, कितनी फास्ट वे से आपको क्या करना पड़ता है, आपको इधर से उधर पहुंचा देते हैं। सेम इस तरीके से अदर सिटीज जैसे कि मुंबई के अंदर हो गया, समझ पा रहे हैं, आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर तो स्पेशली ऐसे बसेस भी चलाई हुई है, एक स्टॉप से स्टॉप पे, अदर वैसे मैंने ऐसे किसी और एरिया में भी देखा नहीं है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन चीजों को प्रमोट कर रही है, और प्रमोट करने के लिए उनको डिडक्शन देनी पड़ेगी, तभी लोग ज्यादा एनर्जेटिक होंगे कि हाँ हमें इस काम में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। नेक्स्ट जाता है टैक्स प्लानिंग फॉर द बिजनेस ऑफ द नेचुरल गैस।